Hello friends, today we will see environmental management. In this chapter we will see how to conserve the environment. It is also called environmental conservation. Now in this video we will see how this environment is getting affected because of the human activities, advanced technologies, industries, deforestation and many other so many factors. Now there is a need to conserve this environment. So there are different ways by which we can conserve our environment. हमारे environment को protect करना है. Before going towards the topic, we will see some question. In that the first question is, which factor affect the environment? How? कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट पर अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जैसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल फैक्टर, जिसमें है सडन चेंज इन वेदर एंड नेचुरल डिजास्टर्स. देन मैन-मेड फैक्टर में है इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, urbanization, hunting and poaching of wild animals, then construction of dams, road, bridges, etc. Okay, all these factors are responsible for the affection on the environment. Now second one is, what will happen if number of consumers in environment goes on increasing gradually? ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो उससे क्या हो सकता है? द स्कार्सिटी ऑफ प्रे ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो प्रे और प्रेडेटर्स ऐसे दो होते हैं. तो अगर प्रेडेटर्स ने प्रे को खा लिया तो यहाँ पर उसकी कमतरता हो जाएगी. इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ प्रे ऑर्गेनिज्म. देन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रे द नंबर ऑफ कंज्यूमर विल ऑल्सो डिक्लाइंस. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फूड चेन जो होती हैं वहाँ पर सभी का जो प्रपोर्शन है, मीन्स प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, उससे कम प्रेडेटर्स मीन्स कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ऐसे पिरामिड पूरा हमने देखा था. तो इसलिए एक का कॉन्सेंट्रेशन अगर बिगड़ जाता है तो पूरा जो हमारा फूड चेन है दैट विल गेट्स डिस्टर्ब. इसलिए अगर हमारे इसमें प्रेडेटर्स का नंबर बढ़ गया तो यहाँ पर जो प्रे है उनका भी कॉन्सेंट्रेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो सकता है. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम. अब रिवर बैंक पर जो इंडस्ट्री होती है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? तो जनरली हम लोग इंडस्ट्रियलाइज जब देखते हैं तो उसमें से जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है दैट विल बी मिक्सड इन द एक्वेटिक सिस्टम. फिर उसमें कुछ हेवी मेटल्स रहते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, कभी हॉट वाटर रहता है. तो ये सब की वजह से कहते हैं दैट वाटर विल गेट्स पोल्यूटेड. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वे दिस विल अफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम. तो उसी कहते हैं फर्स्ट है पोल्यूट एक्वेटिक इकोसिस्टम. जो पूरी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको ये पोल्यूट कर देती हैं. देन मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स यहाँ पर डेथ रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो यहाँ पर बढ़ जाता है. दैट वाटर इज़ नॉट यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेस. उसको हम ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें से ब्लैकिश कलर आ जाता है और वो वाटर हमें पीने लायक नहीं रहता है. देन जो रेसिडेंशियल पीपल्स हैं उनके हेल्थ पर भी ये वाटर जो है वो अफेक्ट कर सकता है. और फूड चेन और फूड वेब जो होता है वो भी यहाँ पर टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. इसलिए हमें क्या करना है? व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स हार्म्स द एनवायरनमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर. इस तरीके से वो पूरा वो सिस्टम यहाँ पर डैमेज हो जाता है. पूरा जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है. दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड
to conserve this environment. अब environment पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो ये फैक्टर्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं. फर्स्ट वन है हमारा नेचुरल फैक्टर और दूसरा है मैन-मेड फैक्टर. अब नेचुरल फैक्टर में क्या आता है? जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस है, फ्लड, क्लाउड बस्टिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा. ये जो है ऑल दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स. इस पर ह्यूमन बीइंग का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिकली नेचर में हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. अब जैसे यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स हैं, सिमिलरली देयर आर मैन-मेड फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. उसमें है डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट लेना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, construction of roads, bridges, building, dams, etc. and terrorism. All these factors are the artificial factors which are affecting on the environment. Then we will see environmental pollution. अब पोल्यूशन तो हमने देखा हुआ है. क्या हो रहा है? जो भी हमारे एयर में फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखते हैं तो एयर का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है. उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा, अदर गैसेस कितने होंगे. सेम वैसे ही वाटर में हम लोग देखते हैं, उसमें भी वहाँ पर उसका एक हार्डनेस कितना होगा, फ्लोराइड उसमें कितने हैं, उसमें पोटेशियम कितना है. ये सब के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं. अगर ये पैरामीटर्स यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है या किसी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, मीन्स जो कुछ भी फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं उनमें अगर वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन. हम लोग उसको डिफाइन कैसे करेंगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. वो क्या करती है? ह्यूमन बीइंग या जो कोई भी बाकी के लिविंग फैक्टर्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन पर यह बैडली अफेक्ट करता है. अब इसके रीज़न क्या क्या है? रीज़न जैसे फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जो हमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती लोक संख्या है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. देन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारी औद्योगिकीकरण यहाँ पर बढ़ रहा है, that is also one of the reason for environmental pollution. Then indiscriminate use of natural resources. जैसे हमें लगता है वैसे हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमें लगता है वैसे हम लोग एयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आता है इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में. देन डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना, एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन. अब जब हम लोग यहाँ पर अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर एक प्लांट्स और जितने पीपल्स है उनका एक रेशो होता है. जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ प्लांट, सिटी के प्लांट्स होते हैं या गांव के प्लांट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करना पड़ता है. तो अगर यहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आकर पोल्यूशन फिर से क्रिएट हो सकता है. ऑल दिस रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नाउ फर्स्ट वी विल सी एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि गैसेस और सॉलिड्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन. गैसेस कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड. ये पूरे जो गैसेस हैं दीज आर कॉजिंग, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, कुछ व्हीकल से निकलते हैं, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द कोल, चारकोल या फिर वुड जो होता है उसको बर्निंग से भी यहाँ पर अलग अलग गैसेस हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. देन सॉलिड में डस्ट है, ऐश, कार्बन, लेड, एस्बेस्टॉस एक्सेट्रा. ये सब जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो दीज कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन.
अब इसके सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से ये आते हैं? तो जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट्स, पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ मिल्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डायनामाइट स्टोन क्रशर्स, ऐसे अलग अलग जगह से ये पूरे जो हमने ऊपर देखे हुए हैं गैसेस और सॉलिड्स, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर विल गेट्स चेंज. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस? इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट होता है. देन सीरियस इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, उस पर बैडली इफेक्ट इसकी वजह से होता है. इट विल ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स, तो उसकी वजह से जो स्टोमेटा का वेस्ट आउट करने का प्रोसेस जो होता है, दैट विल नॉट डन प्रॉपरली, और इसलिए प्लांट्स भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं. वैसे सेम एनिमल्स ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट्स. देन एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, ये भी जो होता है दैट विल ऑल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन. जैसे हम लोग देखते हैं एसिड रेन तो सबको पता है. क्लाइमेट चेंज में क्या आ जाएगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है तो टेम्परेचर भी हमारा इसमें एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है. इसलिए जब जुलाई महीने में भी बारिश आ रही है तब भी हमें ठंडा महसूस नहीं होता है. ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन. देन कंट्रोल मेजर, किस तरीके से हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे चिमनीज जो होती है इंडस्ट्रीज़ की, वो हमें टॉल रखनी है ताकि बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर जो एयर ऊपर साइड में है वहाँ जाकर वो गैसेस रिलीज हो सके. देन इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथडोलॉजी, जो कुछ भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, तो उस मेथडोलॉजी को हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना है. और ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ करने हैं कि जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सकता है. ओके, ऑल दीज आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब ये जो है ऐसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, ये आपके बुक में तीनों एक ही चार्ट में दिए हुए हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन. अब जब हम लोग वाटर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स देखते हैं तो वहाँ पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में. अब बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स कौन से आते हैं यहाँ पर? algae, viruses, bacteria, parasites, all these are the biotic components. Abiotic components: sand, soil, dust, floating particle, precipitates of salts, silver, lead, heavy metals, ये सब कुछ आते हैं अबायोटिक फैक्टर्स में. एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आता है वेडिसाइड्स, मीन्स वीड्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो फार्मर्स यूज़ करते हैं वेडिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड्स, सीवेज, ये सब कुछ जो है ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. देन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन? तो उसमें फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर pollution. Then what are the effects? It will affect on the epidemics of waterborne diseases in human, जैसे dysentery हो गया, then typhoid, diarrhea, all these are the waterborne diseases. Then mortality of aquatic animals की यहाँ पर डेथ हो जाती है. एंड यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज़, मीन्स अगर सपोज जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑयल की लेयर एक पूरे वाटर पर जम जाती है, इन द सिमिलर वे ये जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है जो वाटर में मिक्स हुआ है, दैट विल आल्सो फॉर्म्स अ ब्लैकिश लेयर, और उसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वाटर का, दैट विल गेट्स डिक्लाइन, ठीक है, वो कम हो जाता है. और उसी की वजह से जो भी बायोटिक फैक्टर्स बीनीथ द वाटर है, वाटर के अंदर हैं, उनके
लाइफ पर वो अफेक्ट करता है। ओके, दैट इज़ द यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। अब हम किस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल उस वाटर बॉडी में ऐड कर रहे हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को सबसे पहले हमें प्योरीफाई करना है। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग इट उसमें कुछ फ़िल्टर लगाकर या उसको कहीं पर और स्टोर करके बाद में फिर वाटर बॉडी में रिलीज़ करना है। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्योरीफाई करने के बाद वाटर बॉडी में रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कहीं किसी जगह पर ये हो रहा है, तो उनके इसमें वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए कुछ लॉज भी यहाँ पर हमें तैयार करने हैं, ताकि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं दैट विल नॉट गेट्स कंटेमिनेटेड। वही एक हमें एज ए सोशल अवेयरनेस करके भी एक रखना है कि कुछ भी मटेरियल हम लोग, जैसे पानी की बॉटल हैं, कुछ रैपर्स हैं, वो भी हम लोग लेक में या पॉन्ड में फेंक देते हैं। तो हमें भी यहाँ पर कंट्रोल करके उसको सेफ रखना है। देन सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, अलग अलग जगह पर ये सॉइल पोल्यूशन अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं फील्ड में, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए, पेस्टिसाइड स्प्रे किए, तो उसका कुछ अमाउंट जो होता है दैट विल फॉल्स ऑन द सॉइल। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वहाँ पर भी, तो उसकी वजह से जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है दैट विल गेट्स अफेक्टेड। ठीक, क्योंकि वो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं क्या सॉइल के, नहीं है, कुछ हम लोग उसमें ऊपर से ऐड करते हैं। दैट्स वाई दीज आर द एडिटिव्स, और उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। वैसे ही कुछ हेवी मेटल्स जो होते हैं दैट आर आल्सो गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सॉइल। और रेसिडेंशियल एरिया हमने लिया तो बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक है, कुछ बॉटल्स हैं, कुछ वुड है, टीन है, ऐसा ये जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है दैट वी विल थ्रोन ऑन द सॉइल सरफेस। उसको हमने अगर सॉइल सरफेस पे डाल के रख दिया तो इट विल आल्सो कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, जैसे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, plastic waste, all these are the sources of this soil pollution. Then effect, soil erosion. Soil erosion means क्या होगा, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है वो यहाँ पर पूरी कम हो जाएगी, और वो जो सॉइल है that will not used for the agricultural purposes. Then retarded growth of plants and crops. Plants and crops की जो भी ग्रोथ होती है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, और उसकी जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होती है। अब किस तरीके से हमें ये सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तो क्या है, जो कुछ भी सॉलिड मटेरियल है वो सॉलिड मटेरियल या जिससे पोल्यूशन हो रहा है वो मटेरियल हमें रिसाइकल और रीयूज़ करना है। एंड इन द सिमिलर वे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती हैं वो यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो था वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। देन एक टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, रेडियो वेव सबको पता है, जैसे सन से हमें लाइट मिलता है तो वहाँ पर नेचुरल रेज जो हैं वो हमारे अर्थ तक आते हैं, बट उसी के साथ साथ एक्सरेज भी वहाँ पर आते हैं, यूवी रेज भी वहाँ पर उसके साथ आते हैं, कुछ कॉस्मिक रेज जो होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये जो कुछ भी रेडिएशंस हैं दीज आर हार्मफुल टू अस, और अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है देन इट विल कॉजेस अ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज उसके हम लोग देखते हैं, तो नेचुरल प्रोसेसेस सच एज यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, उससे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। मैन मेड या आर्टिफिशियल रेडिएशंस जैसे एक्सरेज में हम लोग यूज़ करते हैं, या जहाँ कहीं पर एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं वहाँ पर भी रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। जैसे हमने देखा है एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में यूरेनियम जैसे जो हाई एटॉमिक
पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज़ यूज्ड फॉर द थर्मल प्रोसेसेस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वो जो रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं दैट आर मिक्सड इनटू द एनवायरनमेंट। देन मेजर मिशअप्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल, कार्बोनिल wind scale, 3 Mills Island mishap. Due to these accidents, thousands of people have been affected for a long term. ठीक है, वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको दिए हुए हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन विल अकर्स। देन इसके इफेक्ट क्या है? तो कैंसरस अल्सरेशन, ठीक है, अल्सर जो होता है उसमें कैंसर आकर ये एक्सरे से हो सकता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, बॉडी के हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ डैमेज आ सकता है या उनका फंक्शनिंग भी यहाँ पर कम हो सकता है। देन चेंजेस इन द जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है। देन एडवर्स इफेक्ट ऑन विजन, जो हमारा विजन होता है उस पर भी यहाँ पर उस रेडिएशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। देन नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं टू कंजर्व द नेचुरल प्रोसेसेस, जो भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं उसको कंजर्व करने के लिए, फिर वो कोई भी इकोसिस्टम की हो, एरियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कोई भी इकोसिस्टम है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हैं जैसे वुड है, वाटर है, उनको हमें कंजर्व करके रखना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में ये उनके काम आ सके। देन सेकेंड, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आता है उनको हमें सॉल्व करना है, ना ही उसे इस तरीके से छोड़ देना है। टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उनको हमें वही क्वालिटी वाला और वही अच्छा वाला लाइफ वो भी इंजॉय कर सके, उसके लिए हमें ये कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो एनिमल्स अब हैं उनके वो एनिमल्स वैसे ही रहकर उनके साथ कुछ नए फीचर्स वाले भी एनिमल्स उस इकोसिस्टम में आए, इस तरीके से हमें उसे कंजर्व करके रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, जो भी नेचुरल कंपोनेंट्स है उनका बैलेंस हमें यहाँ पर मेंटेन करके रखना, ये भी हमारी ज़रूरत है। एंड टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए? जो भी वाटर है, एयर है और लैंड है उसको हमें पोल्यूशन फ्री रखना है, उसको हमें क्लीन रखना है। अब ये सब कुछ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम खुद एक सोशल अवेयरनेस करके क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या आ जाएगा? प्रिवेंटिंग द हार्म, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उस पेड़ को काट कर उसको हार्म करते हैं। जो हंटिंग का था उसमें भी वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो हर्ट होते थे, तो ये जो कुछ भी है उस पर हमें कंट्रोल करना है। देन स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे वाटर जो होता है इंडस्ट्रीज का, वो हम लोग किसी भी वाटर बॉडीज़ में एंटर करते हैं, तो ये हमें क्या करना है, उस पर हमें रोक लगानी है, उसको हमें स्टॉप करना है। देन चेंजिंग द माइंडसेट, अब हमें हमारे धरती की हमारा एटमॉस्फेयर बोलो, हमारी धरती बोलो, अर्थ बोलो, ये जो कुछ भी है उसको हमें अच्छे से रखने के लिए हमें हमारा मेंटल प्रिपरेशन भी करना उतना ही ज़रूरी है। देन सेकेंड इज कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, आइदर दीज आर इन द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, जिसमें भी हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस हमें यहाँ पर कंजर्व करके रखना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम वो अवेलेबल करके
दे सके उसलिए। देन प्रिजर्वेशन, जो भी प्रिजर्वेशन मीन्स क्या है, जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग ऐसे ही ना रखते हुए उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है जो अच्छे से रह सके। रेमेडीज़ टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, फर्दर लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय योजना उस पर करनी है। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, ठीक है, जो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर कुछ अलग हमें मिलता है, कुछ अलग वेराइटीज़ वहाँ पर ऑब्टेंड होती हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है फॉरेस्ट में मेडिसिन्स मिलते हैं, कुछ जड़ी बूटी वहाँ पर होती हैं, कुछ स्पाइसेस वहाँ पर मिलते हैं, जो फॉरेस्ट में ही मिलने वाले कुछ फ्रूट्स होते हैं, ऐसे उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। देन प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, मीन्स जो भी इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करने वाले हार्मफुल फैक्टर्स हैं उसको हमें कम करने के लिए कुछ अलग उस पर वे हमें फाइंड आउट करना है। अटेम्प्टिंग इनोवेशंस, उसी के लिए हमें कुछ ना कुछ नया निकाल कर किस तरीके से हम ये पोल्यूशन कम कर सकते हैं उसके लिए हमें उपाय यहाँ पर ढूंढने हैं। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म, डिज़ाइनिंग न्यू प्लान, फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ नया हमें वहाँ पर निकालना है, जो कुछ हार्म है उसको हमें प्रिवेंट करना है। इस तरीके से हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को यहाँ पर बचा सकते हैं। देन अवेयरनेस, उसमें आता है सबसे पहले एजुकेशन, जैसे आप अभी देख रहे हो कि आपको आगे चलकर आप भावी पीढ़ी के नागरिक बन जाओगे, तो इसलिए आपको अगर ये सब कुछ फैक्टर्स पता होंगे, आपको अगर ये एजुकेशन मिलता है तो नेचुरली आप अपने एटमॉस्फेयर के और एनवायरनमेंट की सेव के लिए यहाँ पर हमेशा कार्य करते रहोगे। देन गाइडेंस, दूसरों से हमें उसका मार्गदर्शन कर सके, दूसरों से हम लोग मार्गदर्शन सुनिए, दूसरों को हम लोग उसके लिए मार्गदर्शन करें। अवेयरनेस, उसके बारे में हमें जागरूकता रखनी है, जो हम लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, उस जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमें अर्थ के लिए भी यहाँ पर चलाने हैं। इमिटेशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज वेल प्लान्ड, उसे हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और हर जगह पर मुझसे ही मुझे शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं कि पहले दूसरा करेगा उसके बाद मैं करूँगा, ऐसे ना करते हुए शुरुआत मुझसे ही होगी। इस तरीके का अवेयरनेस सब में आना ज़रूरी है, तभी हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं, उसका जतन हम लोग कर सकते हैं और न्यू जनरेशन जो है उनके लिए हम एक आदर्श बनकर रह सकते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले।